सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा, मगर रंभा रात को ही अपनी चीजों के साथ वहां से चली गई थी। मगनदास को उस मकान के दरों दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई महसूस हुई, जैसे घर की जान निकल गई है। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठाकर रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया, जहाँ कल रात तक प्रेम का वास था। मगर उस वक्त वह शोक का घर बना हुआ था। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी है। एक पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं यूं बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं है? मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी। कोई सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वह नाजुक अदा, वह मतवाली आंखें, वह भोली भाली बातें, वह अपने को भूली हुई सी मेहरबानी, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठ खड़ा हुआ। नाक को जाने का पक्का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। ये रंभा की विदा चिट्ठी थी। मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से दूर क्यों रखूं? अब तुमसे जुदा होती मेरी सुध कभी मत लेना। मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी, यह आनंद के दिन कभी न भूलूंगी। क्या तुम मुझे भूल सकोगी? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए 3 महीने गुजर चुके थे। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले वह बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उस कुछ दिनों के रहने से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती थी। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद की। कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और जमाने के उलट फेर को कोसते थे, मगर रियाया बहुत खुश थी। जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ जाती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ी और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती, लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। वो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसने इंदिरा के लिए भी एक कोना निकाल लिया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं। यह रही जादू की आम कमजोरियां, यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इन बदले हुए संतुलित भावों के साथ जहाँ वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वहाँ इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नाक उठ गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वो संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची, कि शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे
ध्यानाने खाने में जोर शोर के गाने की आवाजों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार शहर में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने चला। उसके दिल में लालसाएं जरूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास भी खाली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे ले जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहनी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक भी जेवर न था। ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंदर कदम रखी, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा। दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिन में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? ऐसे बेवफा हो, कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगनदास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज आज भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भारी लड़की समझता था, यह नहीं जानता था कि यह क्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अभी इंदिरा से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें दाह तो नहीं? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, दाह क्यों है? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा गंसी नहीं है? मैं अभी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंची। वह झोपड़ी, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिनी उन्हें वहां मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े। रंभा कुएं से पानी खींच लाती, खाना पकाती, चक्की पीसती और दाना लाती। गांव की औरतें फिर उनसे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलाती है। हाँ, इतना जरूर है कि उसका रंग कैसा निखर आया है और हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं। किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है, मगर स्वभाव वही है। वही मीठी बोली है, वही मुरब्बत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ते में इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए। और अब 10 साल गुजरने के बाद भी साल में एक बार उस झोपड़े के नसीब अवश्य जगते हैं। वह मोहब्बत की दीवार अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी है। तो आपने सुनी प्रिया चरित्र। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।